आसान चीजें। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच अप्लाइज फिजिकल एंड केमिकल प्रोसीजर्स टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल एंड देयर डेरिवेटिव्स टू प्रोडक्ट्स दैट आर ऑफ बेनिफिशियल टू ह्यूमैनिटी। देखिए हमने बेसिकली क्या करना होता है कि जितनी हमने थ्योरीज पढ़ी है, जितनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, वो सारी थ्योरीज को अप्लाई करते हैं हम रॉ मटेरियल के ऊपर, और रॉ मटेरियल के ऊपर अप्लाई करके उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट के अंदर, एक ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, जैसे आप देख लें मिल्क को देख लें, मिल्क क्या है कि उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने क्या किया अपनी नॉलेज को अप्लाई करके इंडस्ट्री के थ्रू उसी मिल्क को पाउडर मिल्क के अंदर हमने कन्वर्ट कर लिया, और उसकी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो कि बहुत इजी टू कैरी, इजी टू यूज है। ठीक है, तो ये सारे हम काम करते हैं। इसके बाद देखें कि एप्लीकेशन इसकी क्या है। इसमें आपको गोल्ड में नजर आ रहा होगा फूड प्रोडक्शन है। देखिए फूड प्रोडक्शन के अंदर जो है ना, ये इसका जैसे आप देख लें, खाली पोल्ट्री को ही देख लें, पोल्ट्री की चिकन जो है ना वो कितनी इजीली हम लोग बना लेते हैं, और कितना वो हमारे फूड के अंदर कितना हमारे लिए हेल्पफुल हो रही होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना इसकी हेल्प से हम वो दौर जब पहले हम जब पास में इतनी नॉलेज नहीं थी, ना हमारे पास इतनी बेटर क्रॉप्स थी, ना क्रॉप्स के अंदर इतनी वैरायटी थी। अब हम जो है ना, अब तो बेतहाशा आप लोगों ने क्लोनिंग का नाम सुना होगा, जो क्लोनिंग के जरिए कई सारी वैरायटीज हम लोगों ने क्रॉप्स की जनरेट कर ली है, और क्रॉप्स की न सिर्फ वैरायटीज हमने जनरेट कर ली बल्कि क्रॉप्स की क्वांटिटीज भी अब बहुत ज़्यादा एनहेंस हो गई है पहले के मुकाबले में। हम बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी के अंदर अब उसी पीस ऑफ लैंड से क्रॉप जो है हम ग्रो कर सकते हैं। ये क्या है, हमारा सारा बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हुई है। इसके बाद देखिए इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री कौन सी केमिकल इंडस्ट्री होगी कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे बेस कर रही हो, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं कि जिनकी सोर्स जो है वो क्या होगी, रॉक सोर्स होगी या फिर ग्राउंड सोर्स होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें केमिकल्स मिलते हैं, या यूँ कह लें कि ऐसे केमिकल्स जिनमें कार्बन कंपाउंड नहीं है, तो वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, हाँ कुछ कार्बन कंपाउंड भी आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हैवी ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। तो हैवी ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री में तो वो हमारे पास केमिकल्स आ जाएंगे कि जिनका यूज बहुत ह्यूज है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो यूज हो रहे हैं। जैसे कि पेट्रोलियम है, पॉलीमर्स है, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह वगैरह। इसके बाद हमारे पास लाइट केमिकल इंडस्ट्रीज आ जाती है कि जिनके हमें ज़रूरत तो होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इतनी ह्यूज अमाउंट में की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स हैं, ठीक है, डाइज हैं, पिगमेंट्स हैं, पेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, सोप्स हैं, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स, और है नहीं। देखो जितना आपको पेट्रोल चाहिए उतना तो नहीं, जितना आपको पेट्रोल चाहिए उतना पेंट नहीं चाहिए। ठीक है ना, देखिए जितना आप पेट्रोल यूज कर रहे होंगे दिन में उतना ज़्यादा मेडिसिन तो नहीं। उसी हिसाब से मिसाल के तौर पर आप एक दिन के अंदर 1 लीटर पेट्रोल बर्न कर रहे हो, लेकिन तो बिल्कुल एवरेज, ऐसे भी कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन 1 लीटर मेडिसिन कोई नहीं खाएगा ना। सर तो ये लाइट और हैवी का ये डिफरेंस है कि वो ज़्यादा यूज होते हैं, तो हैवी ये ना बेसिकली इसका यूज कह सकते हैं कि जिनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, है ना, और जिनका प्रोडक्शन कंपैरेटिवली क्वांटिटी में कम होगा। पेट्रोकेमिकल वो सारे केमिकल जो कि पेट्रोलियम से हम, देखिए पेट्रोलियम से हम लोग ये समझते हैं कि पेट्रोलियम जो है ना वो सिर्फ फ्यूल बनाने में काम आता है, लेकिन देखिए जैसे कि आपने बात सुना, जैसे बच्चों के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, अब वो जब बच्चों को आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स ला के दे दिया, ब्लॉक से चाहे वो रोबोट बना ले, चाहे वो एयरप्लेन बना ले, चाहे वो कुछ भी बना ले, बिल्कुल इसी तरह पेट्रोलियम हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, इसलिए कि पहले अगर कोई मेडिसिन बनानी होती थी तो अगर आपको मिसाल के तौर पर 1 टन आपने प्लांट्स कट किए, और 1 टन प्लांट्स को कट करने के बाद आपको मिसाल के तौर पर 10 kg उसमें से एक मेडिसिन मिली,
देखिए मेडिसिन तो एक फॉर्मूला है ना, प्लांट के अंदर तो हजारों कंपाउंड होंगे, उनमें से आपको एक कंपाउंड से ड्रग बनानी है। तो इतने सारे प्लांट कट किए, फिर 1 kg आपको मिले तो प्रोडक्ट मिली। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक सिंथेसिस के जरिए हम क्या करते हैं कि पेट्रोलियम से छोटे छोटे मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल लेके उनको जोड़ जोड़ के फिर हम वो मेडिसिन बना लेते हैं। और ये एक दफ़ा उस मेथड बनने की देर होती है। एक दफ़ा आपने एक मेथड बना लिया, डिज़ाइन कर लिया, और उसके बाद तो खाली सिर्फ प्रोडक्शन पर ही लग जाना है, वो इतना आसान हो जाता है। तो आपकी प्लांट्स की सारे सेव हो जाते हैं, एनवायरनमेंट आपका सेव होता है। तो बेसिकली ये जो है ना, कहने को पेट्रोलियम सिर्फ पेट्रोलियम का ताल्लुक सिर्फ फ्यूल से नहीं है, इसका ताल्लुक हर चीज़ से है। इसलिए कि हर चीज़, अब जैसे शैम्पू है, शैम्पू का पेट्रोल से कोई ताल्लुक है वही नहीं है, लेकिन बनेगा वहीं से, ठीक है, वहीं से केमिकल्स लिए जाएंगे, वहीं से छोटे छोटे मोनोमर्स लिए जाएंगे, उन्हीं को रिएक्शन करा के उन्हीं से प्रोडक्ट बना के वो हर चीज़ आ जाएगी। तो जितने हर वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन आ रहा है ना, वो बेसिकली बन रहा होता है पेट्रोलियम से। इसका वो एक बेसिक जो है ना वो वही है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल इंडस्ट्री जो है ना, वो आपको कहाँ से मिल जाएगा? सबसे पहले एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा। अब ये जो एटमॉस्फेयर है टन्स का है, ये जो हमारे अंदर एटमॉस्फेयर है हमारे पास, ये टन्स का है। और इसमें कुछ चीजें तो जैसे नाइट्रोजन तो इतनी सस्ती के लेस के 20 रुपए के पैकेट में भी वो भरी हुई है, ठीक है। तो 79% नाइट्रोजन है, सही है ना। और भरी इसलिए जाती है कि लाइफलेस गैस है, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, केमिस्ट्री भी रहे हो। तो ये चीजें हमें, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बहुत आसानी से मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये चीजें बड़ी। इसके अलावा आप देखिए हाइड्रोजन को देख ले, नोबल गैसेस को देख लेंगे तो वो है कि जो 1% से भी कम है, 79% अगर अप्रोक्सीमेटली आप नाइट्रोजन लगाओ, 20% ऑक्सीजन लगाओ तो 99% तो हो गया। बाकी सारी गैसेस 1% से भी कम है। इवन देन इतना ह्यूज रिजर्वायर है कि नोबल गैसेस भी हमें यहीं से मिल जाती हैं, हाइड्रोजन भी यहाँ मिल जाती है, वन ऑफ द बेस्ट। ये एक अलग बात है कि वो एक्सप्लोसिव है, ठीक है। इसके अलावा देखिए रॉ मटेरियल फॉर हाइड्रोस्फीयर, ये जो समंदर है ना, ये समंदर भी बेसिकली एक बहुत बड़ी सोर्स है हमारे पास सॉल्ट्स के लिए। तो सॉल्ट्स की बहुत बड़ी सोर्स है। और समंदर से ये समंदर से सोना निकालना, समंदर आपको पता है समुद्र के पानी से सोना भी निकाला जाता है। ये तो इतनी पुरानी टेक्निक आप समझ लेना कि अर्तुगरुल गाजी कितना 1200 ईस्वी के अंदर था वो, और उसी के अंदर एक कैरेक्टर था जो कि इसकी एक्सपर्टीज थी। हाँ, तो वो जो है ना उसमें करता था। तो ये समंदर जो है ना उसे डेफिनेटली बहुत सारे पर्ल्स भी मिल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या मिल जाता है, बहुत सारी। हाँ, कुछ फिशेस होती हैं ना, उनके अंदर भी हमें मिल जाते हैं पराग वगैरह। हाँ, वो जो उसके कोई अच्छा। उसके बाद देखिए रॉ मटेरियल फ्रॉम द लिथोस्फीयर। देखिए मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ना, जहाँ पे मेरा शूज लगा हुआ है कोई लिथोस्फीयर है, और जहाँ मैं सांस ले रहा हूँ वो ट्रोपोस्फीयर है, ठीक है। तो लिथोस्फीयर जो है ना, ये अर्थ का क्रस्ट है। अब ये जो अर्थ का क्रस्ट है ना, ये अच्छे खासे किलोमीटर डीप होता ही है। ये खाली हल्का फुल्का छिलका या अखरोट के जैसा नहीं, ये बहुत डीप होता ही है। और अर्थ का जो क्रस्ट है ना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी रिजर्वायर है। इसी से हम सब कुछ बेसिकली हम लिथोस्फीयर से ही ले रहे होते हैं। जो हम जिसको नाम देते हैं रॉक्स का, जिसको नाम देते हैं ग्राउंड का, वो बेसिकली है क्या? वो लिथोस्फीयर है। और लिथोस्फीयर से हम कई सारे केमिकल जो है ना निकाल लेते हैं। सारे सीमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से आ रहे हैं, ठीक है ना। सीमेंट बेसिकली सिलिकेट्स का ही तो है। सिलिकेट जो है वो क्या है? सिलिका मिट्टी है, ठीक है। तो बहुत सारे केमिकल जो है ना वो हमको कहाँ से मिल जाते हैं? लिथोस्फीयर से मिल जाते हैं। कोल जो है ना, कोल है, नेचुरल गैस है, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल है, ये सब हमें यहीं से लिथोस्फीयर से मिल रहा है, ठीक है। तो कोल तो हम लोग खाली समझते हैं कि कोल तो सिर्फ बारबेक्यू बनाने के काम आता है। कोल इज अ सोर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बचपन में आप लोग बताते थे ना, कोल कार्बन है, कोल कार्बन तो है, लेकिन इट इज अ सोर्स ऑफ अ लॉट मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कई सारे। बेसिकली ये वही रिमेन्स हैं। कोल बेसिकली फॉसिल उनके रिमेन्स हैं, उन्हीं के खाए जा रहे हैं डायनासोर्स में। अच्छा, उसके बाद देखिए आगे जा रहे हैं उनसे रॉ मटेरियल फ्रॉम द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से जो है ना, बायोस्फीयर से भी हमें कई सारा रॉ मटेरियल हमें मिल जाता है।
जैसे मिल्क हमें वहाँ से मिल रहे हैं, एग्स हमें मिल रहे हैं, वूल हमें वहाँ से मिल रहा है, और क्या क्या मिल रहा है बायोस्फीयर से, प्लांट से तो हमें बहुत कुछ मिल रहा है। प्लांट से हमें नेचुरल सिल्क वो भी मिल रहा है, कॉटन भी मिल रही है, और बेतहाशा चीज़ें हमें, मिसाल के तौर पर रबर मिल रहा है, हाँ ठीक है बेटा। सर ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तो वो होगी ना जो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है, इनकी भी बहुत ज़्यादा वो है, जैसे फर्टिलाइजर है ना, अमोनिया फर्टिलाइजर है, यूरिया फर्टिलाइजर है। क्विक में देखिएगा डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो ये तो आप डिफाइन कर लोगी। What is the difference between organic and inorganic chemical industry? What type of products are obtained from heavy and light organic industry? Which raw materials are obtained from atmosphere? Safety consideration in the process of industry. देखिए सेफ्टी कंसिडरेशन ना, ये आप लोगों ने पढ़ना है, ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको आप खुद पढ़ लें। सेफ्टी कंसिडरेशन हमें क्या कह रही थी, 3 नंबर का आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है जी। यस सर, क्योंकि इसको देखिए इतना लग नहीं रहा। सेफ्टी कंसिडरेशन जो है ना, ये आपसे पूछी जा सकती है कि सेफ्टी कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। सेफ्टी कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई प्रोसेस डिजाइन होता है, मिसाल के तौर पर एक प्रोसेस डिजाइन हो कि हमने इस प्रोसेस के थ्रू मिसाल के तौर पर पेट्रोल बनानी है, तो वो जो भी प्रोसेस होता है ना, उसको प्रोसेस को थोड़ा स्टडी किया जाता है कि इसमें कहाँ हेजर्ड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहाँ कौन सी मिस्टेक्स पॉसिबल है, और अगर वो मिस्टेक्स हो गई तो फिर उसका नुकसान क्या होगा, और अगर वो नुकसान हो गया तो उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे या उसको जीरो नलिफाई कैसे करेंगे। ये सारी की सारी जो स्टडी है, ये हैजर्ड एनालिसिस किया जाता है, प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले ही किया जाता है। और फिर इसके अंदर जितने सारे एम्प्लॉइज इन्वॉल्व हैं उनको भी ट्रेन किया जाता है कि आपने किस तरीके से ये प्रोसेस कैरी आउट करना है। और एक प्रोसेस को आप इन तमाम कंसिडरेशन के बाद जब आप स्टार्ट करा देते हैं, तो बाद बात एक्सीडेंटली कोई ऐसा चेंज आता है कि जो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, तो उस चेंज को भी ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, देखिए ये चेंज बहुत खतरनाक होती है और इस चेंज का नोटिस कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल आप लोग जो शायद जो बेस में नहीं रहते उनको अंदाजा होगा कि आजकल गैस का जो है ना वो आना जाना लगा रहता है। ये देखिए ये बहुत खतरनाक से सूरत हाल होती है, इसलिए कि आपने किसी ने भी चूल्हा जलाया, गैस नहीं आ रही थी, बेनिहानी में अगर वो खुला छोड़ दिया, घर छोटा है, बंद है, तो फिर क्या होता है, भग से वो आग लगेगी और वो धमाका होगा, फिर बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। बेसिकली एक चेंज है, और इस चेंज को, ये तो एक छोटी सी एग्जाम्पल है। इंडस्ट्री के अंदर अगर आप छोटी मोटी चेंजेस का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर तो बहुत नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है ना, तो वो जो है ना, इसलिए ये चेंज को भी बहुत ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर वो चेंज आ गई तो फिर उसके नतीजे में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बेटा, अब हम आ रहे हैं इसके बाद जो है quiz number 2, what are the requirements of process safety management, how employees should be involved in the safety management program। अब इसके बाद देखिए डाइज पे आते हैं। डाइज जो होती है बेसिकली कलरिंग कंपाउंड होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं कि जो कलर दे रहे होते हैं, और वो कंपाउंड जो कि कलर दे रहा होता है उसके अंदर एक वो पार्ट होता है कि जो रेस्पॉन्सिबल है कलर का, और एक वो पार्ट है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है कलर को इनिशिएट करने का। ठीक है, कंपाउंड में कलर होता है लेकिन वो कलर इनिशिएट करने के ऊपर डेवलप होना शुरू होता है। ठीक है, जैसे इंजन के अंदर तो सभी कुछ है या गाड़ी के अंदर सब कुछ है, लेकिन जब तक इग्निशन नहीं देंगे तब तक वो इन वर्क नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह मॉलिक्यूल के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको एक इनिशिएशन की जरूरत पड़ती है। जब इनिशिएशन शुरू होती है तो फिर जो है ना वो कलर आना शुरू होता है। आपको ये जो बुक, इस बुक के आने से पहले जो बेसिकली सिंप्लीफाइड बुक है ना, इस बुक के आने से पहले जो थोड़ी इससे कंपैरेटिवली डिफिकल्ट बुक थी, उसके अंदर ये कलर की इनिशिएशन भी बताई थी कि किस साइड से कलर इनिशिएट होना शुरू होता है
फिर उस साइड से जब कलर इनिशिएट होता है तो एक बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, उसकी वजह से अगला बॉन्ड उससे आगे, उसकी वजह से एक और बॉन्ड और आगे, एक और बॉन्ड और आगे। तो ये बॉन्ड्स की एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होती है, एक के बाद एक बॉन्ड्स मूव होना शुरू हो जाते हैं। और जब एक बॉन्ड मूव होना शुरू होता है तो इन्हीं एक्सटेंडेड डीलोकलाइजेशन की वजह से या रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि कलर आना शुरू होता है। ठीक है, लेकिन वो चूंकि हम लोगों के लिए तो खैर मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, हम लोग पढ़ा देते, आप लोगों के लिए तो आसान होता, लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा मुश्किल था। तो इनको भी एनालाइज हो कि बच्चों के लिए इतना ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट करने का फ़ायदा नहीं, तो उन्होंने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, लेकिन ये कलर आता इसी वजह से, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से, जब बॉन्ड मूव कर जाते हैं। जैसे कि आप देखती हो कि आपने फिनोल में देखी, एक बॉन्ड का मूव होता है, उसकी वजह से फिर एक और मूव करता है, उसकी वजह से एक और मूव करता है, एक वक्त आता है कि वो अपनी असली जगह पे पहुंच जाता है, फिर ये साइकिल दोबारा रिपीट होती है। बॉन्ड्स मूवमेंट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो डाइज है, बेसिकली डाइज के अंदर आपने दो बड़े मशहूर नाम सुने होंगे, एक डाई और एक पिगमेंट। डाई और पिगमेंट के अंदर कई सारे फर्क आप अगर देखें ना नेट पे आपको कई सारे फर्क मिल जाएंगे, लेकिन एक बेसिक जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि डाई वाटर सॉल्युबल। ठीक है, डाई जो है ना वाटर सॉल्युबल होती है, पिगमेंट जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है। जैसे आप देखो कि अगर आपने कभी किसी को दुपट्टा रंगते हुए देखा हो तो वो डाई जो है ना वो हॉट वाटर के अंदर डालता है, उसको फौरन ही डिसॉल्व हो जाती है। हाँ, लेकिन देखो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल नहीं होता। जैसे एसिटिक एसिड को देखो वो ऑर्गेनिक है, लेकिन ग्लूकोज को देखो, ठीक है, पिगमेंट वाटर इनसॉल्युबल होता है। अब बेटा देखो होता क्या है कि जैसे डाई है ना, वो मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था, जो दुपट्टा रंगने वाला रंगा होता है ना, तो वो डाई उसके पास होती है, वो वाटर सॉल्युबल होती है। हाँ, अच्छा बेटा, और जो पिगमेंट होता है वो जो है ना उसके बाद डाई होती है, वो हॉट वाटर में डिसॉल्व करता है, आप उसको इंस्टेंटली आपको नजर आएगा कि वाटर में रंग आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो पिगमेंट होता है ना वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। जैसे इसकी एग्जांपल है कि अगर आपने किसी को डिस्टेंपर करते देखा हो, जब डिस्टेंपर का डब्बा खुलता है ना तो बेसिकली उसके अंदर से एक पेस्ट निकलता है, उस पे डिस्टेंपर, ये जो ये है ना ये डिस्टेंपर हुआ है। एक होता है ऑयल पेंट, एक होता है डिस्टेंपर। ऑयल जो ऑयल पेंट होता है वो ऑयल बेस्ड होता है, इसमें केरोसिन ऑयल डाल के बनाता है वो, और ये डिस्टेंपर ये वाटर बेस्ड पेंट है, उसमें वाटर डाल के बनाता है। लेकिन जब वो उसको बनाता है ना तो उसको अच्छी तरह शेक करता है, शेक करके फिर उसको अप्लाई करता है, फिर जब दोबारा उसको डिप करना होता है फिर शेक करता है, फिर अप्लाई करता है, बार बार शेक करना क्यों पड़ता है, इससे कि वो एक जो है ना वाटर इनसॉल्युबल है, वो नहीं तो बॉटम में सेटल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना ये बेसिकली फर्क होता है। देखो जैसे आप लोगों ने शायद लड़कियों ने टर्म सुनी हो पिगमेंटेशन, फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है, वो बेसिकली एक ऐसी चीज है कि जो इनसॉल्युबल है, हो जाके क्या कर गई स्टैंड कर गई फेस पे, उसको पिगमेंटेशन कहते हैं। अच्छा बहरहाल देखो डाइज जो है ना, डाइज के जो टाइप्स हैं उनमें हमारे पास आ जाती है नाइट्रो डाई एंड नाइट्रोसो डाइज। नाइट्रो NO2 को नाइट्रो ग्रुप कहते हैं और NO को नाइट्रोसो ग्रुप कहते हैं। आर क्रोमोफोर्स इन दिस क्लास ऑफ डाइज, एग्जांपल्स आर नेफ्थॉल येलो एंड मॉडर्न ग्रीन। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास नाइट्रोसो का शायद आप लोगों को याद है, नाइट्रोसेशन ऑफ फिनोल किया था। ठीक है, तो ये वो वाला ग्रुप होता है। इसके बाद देखो एजोडाइड। एजोडाइड बेसिकली आप लोगों ने डाइजोनियम सॉल्ट पढ़े। एजोडाइड बेसिकली डाइजोनियम ग्रुप जो है ना वो शामिल होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है कि द एजोडाइड्स कंटेन वन और मोर एजो ग्रुप्स। ये देखो एजो ग्रुप वही वाला है डाइजोनियम वाला। एज द प्राइमरी क्रोमोफोर, क्रोमोफोर वो पार्ट है जिसमें कलर देना है। द कॉमन ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम वो पार्ट होता है जो कलर को इनिशिएट कर रहा होता है।
तो इसके ऑक्सोक्रोम जो इसके साथ लगे होते हैं, दे आर NH2, Nr2, OH, SO3H. Examples are para red and Congo red. And the bismuth brown is a brown dye used in boot polish and for dyeing wool and cotton. ठीक है, सही है। बिस्मुथ जो है ना, ये बोट पॉलिश के तौर पर यूज होती है, यहाँ पे MCQ में आ रहा होता है, सही है। इसके बाद देखें ट्राई एराइल मीथेन डाई। देखो ट्राई एराइल मीथेन डाई जो है ना, ये शायद आपको याद आ रहा हो, हम लोगों ने जब आपको नाम पढ़ाए थे ना चैप्टर 16 में, वहाँ हमने आपको एक नेमिंग सिस्टम बताया था, मीथेन डेरिवेटिव नेमिंग। चैप्टर 16 में बिल्कुल स्टार्ट में हमने मीथेन डेरिवेटिव की नेमिंग बताई थी। मीथेन डेरिवेटिव की नेमिंग में हमने पहचान आपको ये बताई थी कि उसके नाम के आखिर में मीथेन आता है। तो ट्राइएराइल मीथेन क्या होगा, एक ऐसा कंपाउंड होगा कि जिसमें 3 जगह पर एरोमेटिक ग्रुप्स लगे हुए होंगे या एरोमेटिक रिंग लगे हुए होंगे और 4th प्लेस के ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो ये जो डाइस होती हैं कहलाती है ट्राइएराइल मीथेन डाइस। ये जो देखेंगे ये चैप्टर ना तो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया, वरना जितने सारे नाम की जा रहे हैं उतने सारे स्ट्रक्चर होते थे पुरानी बुक के अंदर, और वो याद करना ना मुश्किल काम था। मतलब अच्छे बच्चे तो याद कर लेते थे, एवरेज के लिए मुश्किल होता था।